महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात का जो शोर शराबा है वो उरूज पर है। सियासत लगातार हो रही है और बहुत सारी बातें जो है महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में सुनने को मिल रही हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं, एक पार्टी के दो हिस्से हो गए हैं, वो भी मैदान में हैं और इस वक्त कांग्रेस जो है वो बड़ी मजबूती के साथ इंडिया ब्लॉक को आगे लेकर के चल रही है। हालांकि महाराष्ट्र में उसका नाम अलग है और कांग्रेस के जो सरबराह हैं, कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं नाना पटोले साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या इस वक्त जो है माहौल क्या है ख़ास तौर से महाराष्ट्र में, और हरियाणा के जो चुनाव थे उनका भी कहीं असर तो नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बयान भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आते हैं, होम मिनिस्टर के भी बयान अलग अलग आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुछ अलग बात कर करके जाते हैं। तो उन तमाम बयानों का क्या कुछ असर यहाँ की पॉलिटिक्स पर पड़ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। नाना पटोले जी, आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं और आपके मुनासिब टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बेबाक आप लोगों की भावनाओं को और आवाज़ को रखते हो और इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा था 2-3 सभाएं हमने कवर की हैं आपकी, और शहर के अंदर भी और बाहर भी गए आप, और लगातार लोगों के बीच में हैं। थकान फिर भी चेहरे पर नज़र नहीं आ रही है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये मुस्कुराहट जो है, क्या जो रिजल्ट आने वाला है पहले से ही उसकी एक तरीके से भविष्यवाणी कह लीजिए? देखो, महाराष्ट्र की राजनीति का जो अगर एक हम लोग हिस्सा समझे तो महाराष्ट्र हमेशा कांग्रेस विचारधारा के साथ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो शाहू फुले अम्बेडकर जो विचारधारा है, जो देश के कोई राज्यों में नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा जो है वो महाराष्ट्र में है और कांग्रेस ने उसको पूरा इम्प्लीमेंट किया है। कांग्रेस उसी विचारधारा पे चलती रही है, सबको साथ लेके चलने का ये भूमिका हमेशा कांग्रेस की रही। ठीक है, 2 इलेक्शन में हम पीछे गए, लेकिन अभी के पार्लियामेंट के इलेक्शन में लोगों ने ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी हुई, हमारे साथ अलायंस को भी उसका फ़ायदा हुआ। और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में भी आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा एमएलए कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के चुन के आएंगे। हमने देखा हरियाणा के जो असेंबली इंतखाबात थे, वन साइडेड था, सब कुछ कह रहे थे कि 100% कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है, मगर जब रिजल्ट्स आए तो वो कुछ और ही तस्वीर पेश की गई और वो कुछ और ही पिक्चर निकल करके आई। चूँकि असर पड़ता है एक सूबे का दूसरे सूबे की सियासत पर, महाराष्ट्र पर हरियाणा के चुनाव का क्या असर आपको लग रहा है कि देखने को मिलेगा, कि या कोई बात नहीं, लोग भूल जाएंगे, वहाँ में और यहाँ में बहुत फ़र्क है? बीजेपी का एक सबसे बड़ा जो पर्दे के पीछे का खेल जो होता है वो जातियों में बंटवारा करवाते हैं। महाराष्ट्र में भी एक लंबे समय से मराठा वर्सेस ओबीसी ये लड़ाई वो लोग करा रहे हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस ओबीसी इस तरह की लड़ाई उन लोगों ने की, लेकिन महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा। मैं कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं खुद ओबीसी हूँ और आज की तारीख में बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। फडणवीस को आगे कर रहे तो हमें वो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो ही रहा है। फडणवीस ने जिस तरह से गए 10 साल में महाराष्ट्र की विचारधारा को ख़त्म करने का जो काम किया है, महाराष्ट्र में फडणवीस के बारे में और बीजेपी के बारे में बहुत गुस्सा है। और यहाँ पर मराठा वर्सेस ओबीसी वो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जो कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है, मैंने शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा बताई, वो मजबूती से है। उसी विचारधारा को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो इनका ये जो कास्ट विभाजन का जो खेल हरियाणा में इन लोग खेले वो महाराष्ट्र में नहीं खेल सकते। महाराष्ट्र में मैं जब स्पीकर था विधानसभा का तो 2021 में मैंने खुद रिजोल्यूशन पास कराया, मैंने खुद उस रिजोल्यूशन को मूव किया और महाराष्ट्र विधानसभा को हमने कहा कि जाति निहाय जनगणना जो केंद्र सरकार करना चाहती है वो जाति निहाय जनगणना हो। उसका एक इम्पैक्ट महाराष्ट्र में और पूरे देश में फिर इसकी चर्चा हुई और हमारे नेता राहुल गांधी जी इस बात को सरेआम पार्लियामेंट में हो या बाहर हो सब जगह रखते हैं। जब तक इस देश के सर जातियों की जब तक जाति निहाय जनगणना नहीं होगी, फाइनेंशियल और एजुकेशनल स्टेटस हर जातियों का जब तक सामने नहीं आएगा, जब तक हमारे देश के जो अमीर और गरीब की जो खाई जो बढ़ते जा रही है वो बढ़ती ही जाएंगी। और इसलिए
राहुल गांधी जी की भूमिका है वो इसी आधार पर है कि एक देश की जनता का एक एक्सरा बने, उनको एक बार जस्टिस दे, जिसको रहने को मकान नहीं उसको मकान दिया जाए, उनका नहीं है खाने का तो उनको, हर इंसान को, हिंदुस्तान के हर इंसान को जीने का अधिकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती। नरेंद्र मोदी का सेंसस के बारे में विरोध करते हैं, वो सिर्फ सेंसस करना चाहते हैं, कितने पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है उसका सेंसस करना चाहते हैं। और हमारा है कहना है कि कास्ट सेंसस हो, उसको ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस जात जात में लोगों को विभाजित कर रहे हैं। हम लोग जात जात में विभाजित नहीं कर रहे, देश को मजबूत करने की भूमिका करते हैं। ये खुद देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो यूपी के योगी, वो खुद आके कहते कि बटोगे तो कटोगे। अब प्रधानमंत्री अगर बटोगे तो कटोगे ऐसा कहते हैं तो ये कमजोर प्रधानमंत्री देश ने पाया है। गए 10 साल में देश की जनता को यूनाइटेड करने में असफल रहे हुए प्रधानमंत्री है, और इसलिए बटोके की कटोके की बात अगर 10 साल के बाद ये प्रधानमंत्री कहते हैं तो ये कमजोर प्रधानमंत्री देश ने पहली बार देखा है। और इसलिए देश और महाराष्ट्र की जनता ये हमेशा संविधान निर्माता जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उनकी कर्मभूमि महाराष्ट्र रही है। शाहू फुले जो आरक्षण के जिन्हें पुरस्कृत किया था वो शाहू महाराज इसी जमीन में उसकी कर्मभूमि और जन्मभूमि रही है, फुले जी की रही है। तो मुझे लगता है कि ये जितना भी खेल बीजेपी महाराष्ट्र में खेलेगी उसका परिणाम बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यूनाइटेड पूरे महाराष्ट्र में मेजॉरिटी में पावर में आएगी। आपने कहा कि उनको ये बोलना पड़ रहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और वो बार बार हमलावर हो रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के ऊपर कि आप लोग जो है वो जात पात की बिरादरी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की पार्टियाँ हिंदुस्तान के लोगों को वो जात बिरादरी में बांटना चाह रही है। और फिर वही नारा जैसे आपने भी दोहराया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, तमाम बातें हो रही हैं। महाराष्ट्र में ये जो कास्ट पॉलिटिक्स आपने कहा कि ये एक तरीके से यहाँ की आवाम रिजेक्ट कर देगी, मगर धर्म की पॉलिटिक्स जो है, धर्म की जो सियासत है वो सर चढ़ करके बोलती है। धर्म का नशा भी कहते हैं कि वो बहुत सर चढ़ करके बोलता है। उसका कितना असर यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार कोशिश ये की जा रही है कि कैसे पोलराइजेशन को बढ़ाया जाए। कोशिश की थी उनने, कई डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों ने खेल खेला था। मुस्लिम और हिंदू दोनों ने बीजेपी की चाल को पहचान ली है। तो इन्हें अकोला में किया, संभाजी नगर में करने की कोशिश की, जो औरंगाबाद जो शहर हमारा है जिसका नामकरण इन लोगों ने किया। तो ऐसे कई शहरों में इन लोगों ने इस तरह का खेल खेलने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इनकी जालसाजी में आने के लिए इनको मना कर दिया और खुद हिंदू और मुस्लिम एक साथ खड़े हो गए। तो महाराष्ट्र में ये खेल इनका नहीं चल रहा है। तो अब मोदी जी खुद देश के प्रधानमंत्री बटोगे जो कटोगे बात कर रहे हैं, तो कितना कमजोर प्रधानमंत्री देश ने पाया है। इसलिए जो ये अगर प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं तो समझ लो कि उनकी कमजोरी सामने आ रही है, और वो डर के मारे, जैसे आपने कहा कि राहुल जी को टारगेट किया जाता है, तो राहुल जी से ये लोग डरते हैं क्योंकि राहुल जी बेबाक जनता की बात रखते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। जाति निहाय जनगणना इस देश की सभी स्तर के लोगों को पावरफुल करने की बात राहुल जी करते हैं। इनके जैसे नहीं, मुट्ठी भर उद्योगपति को फायदा हो और देश की तमाम आवाम को फाइनेंशियल कमजोर करे, जीएसटी जैसा कानून लाकर राहुल जी हमेशा कहते हैं कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। तो ये जीएसटी जिस दिन से लगा है तो ये गब्बर सिंह जो है वो हमेशा मेहनत करने वाले लोगों के पीछे लगा हुआ है। तो हमारी सरकार अगर केंद्र में आती तो जीएसटी जैसा कानून हम रद्द कर देते। हम चाहते कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो फाइनेंशियल जो ये थी, उनकी जो दिशा थी, उसी आधार पर देश खड़ा हमने इतने लंबे समय से किया है, वही आधार हम शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग असफल रहे केंद्र की सरकार हमारी बनाने में, हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनाने में थोड़ी मेहनत हमारी कम पड़ी, ऐसा हम समझेंगे। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार लाकर नरेंद्र मोदी की सरकार को हिलाने का
क्योंकि जिस दिन हम बहुमत में सरकार महाविकास आघाड़ी की यहाँ खड़ी करेंगे तो उनको सपोर्ट जिन जिन लोगों ने दिया है वो भी खुद डर जाएंगे कि लोगों में अब परिवर्तन है। बंटों के कट्टों के तो एक अपनी जगह मसला है, मगर कश्मीर के मुद्दे को भी महाराष्ट्र में लाने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस को और एनसी को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमने देखा कि 370 का जो परसों एक साहब ने जो है वहां पर एक स्टिकर लहराया या इश्तिहार लहराया, उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं था ना एनसी का, मगर कांग्रेस को खींचने की कोशिश की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ चैलेंज है इस तरह के कश्मीर के मुद्दों को यहाँ उठाया जा रहा है? देखो, पब्लिक के इशू को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का खेला ये लोग महाराष्ट्र में खेलना चाहते हैं। ये चुनाव में ये बीजेपी का हमेशा की कोशिश रही है। मुझे ये पूछना है कि 370 हटाने के बाद क्या कश्मीर का आतंकवाद खत्म हुआ? इन लोगों ने 10 साल इलेक्शन नहीं लिया, इलेक्शन से भागते थे ये लोग, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करके रखी थी 370 हटाने के बाद। क्यों डरती बीजेपी? क्यों नहीं इलेक्शन लिया गया? 370 हटाने के बाद क्या उसके फायदे हुए? जैसे मोदी जी कहते कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 1000 का नोट एकदम बड़ा हो जाता है, इसलिए हम 1000 की नोट बंद करना चाहते हैं, तो 2000 की नोट निकाल लिए, तो आतंकवादियों के पास पहले ही 2000 की नोट पहुंच गई थी। तो मोदी जी की जुमले जो है वो महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। 370 का महाराष्ट्र को क्या लेना देना है? क्या महाराष्ट्र के लोगों ने क्या कश्मीर में जमीन थोड़ी लेना है? मोदी जी ने ली क्या अमित शाह ने ली या योगी ने ली? वो खेला यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ किसानों की बात चलेगी। यहाँ सबसे ज़्यादा देश में अगर किसी राज्य की किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो महाराष्ट्र का कर रहा है। उसके फसल को दाम नहीं दिया जा रहा है। पीक बीमा योजना के माध्यम से अपने मित्रों को फ़ायदा दिला रहे हैं, किसानों को नहीं। जो इस बार नेचुरल कैलेमिटी जो हुई है उसमें किसानों को अभी तक उसकी मदद नहीं मिली, फसल को दाम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बड़े पैमाने में महाराष्ट्र बढ़ी। महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात में ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। महंगाई जिस तरह से बढ़ाई गई है वो मुझे लगता है कि लोगों का जीना हराम हो गया है। तो ये सब इशू हमारे सामने है, वो लेके हम पब्लिक में जा रहे हैं। ये 370 की बात करें या धार्मिक बात करें, वो इनका काम है, करने दो। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम पब्लिक की बात लेके पब्लिक के सामने जाएंगे। इन लोगों ने तुम्हें 10 साल में कैसे बर्बाद किया, और उसका ही असर आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी सबसे ज़्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी की आई। 48 सीटों में हमने 31 सीटें हमारी यहाँ पे चुन के आई, तो बीजेपी को हमने वही लताड़ दिया। तो ये नहीं चलेगा। यहाँ तब भी योगी आया था, तब भी अमित शाह आया था, तब भी मोदी आया था। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अजीत पवार ने भी यही कहा था कि ये जो इस तरह की पॉलिटिक्स है यूपी में चलती होगी, यहाँ नहीं चलती। तो मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो उधर के लोग भी ऐसा ही बोल रहे हैं जैसा। अब उनका अलायंस है, उनको क्या हजम होना नहीं हो रहा है हजम, वो तो आंखें अभी से दिखा रहे हैं, वो अभी से आंखें दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनके जो महायुति है उसमें कितना बिगाड़ है वो तो अभी से दिख रहा है। आज छगन भुजबल ने भी एक बात कही, उसने किताब रिलीज़ किया कि ईडी के डर से मैं बैकवर्ड था, ओबीसी था, इसलिए मेरे को झूठे केसेस लगाए ईडी की, और डर के मारे मैं बीजेपी में गया, बीजेपी के साथ अलायंस में गया। आज भुजबल का स्टेटमेंट है, जो मंत्री है इनके महायुति की सरकार में। अब डर पैदा करा के, ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखाकर इन लोगों ने कैसे किसी के मकान तोड़े, किसी की पार्टी कैसी तोड़ी, किसी को कैसे डराया, ये तो उनके मंत्री, उनके महायुति के मंत्री बात कर रहे हैं। पार्टियां टूटी हैं और दो बड़ी पार्टियां टूटी हैं, और दोनों ही पार्टियों की टूटने के बाद की खास बात यह है कि जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं वो टूटी हुई पार्टियां, जो उसके जिम्मेदार हैं असल, वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। ठीक है साहब, वो टूटी हुई पार्टियों का गुस्सा भी लोकसभा में भी ऐसा सुना गया कि लोगों का गुस्सा जो था वो उन्होंने दिखाया वोट के जरिए। क्या वही गुस्सा आपको लगता है कि असेंबली इंतखाबात में भी होगा, अभी विधानसभा में भी? बिल्कुल होगा, क्योंकि महाराष्ट्र, मैंने समझा, मैंने वो शुरुआत में ही कहा कि महाराष्ट्र का कल्चर ही जो है बहुत ही सुसंस्कृत है। महाराष्ट्र में ये इस तरह की पावर का दुरुपयोग करने वालों को कभी भी माफ़ी नहीं की जाती है। पावर का उपयोग जनता के लिए करने वालों को ही महाराष्ट्र की जनता खड़ी होती है। लेकिन बीजेपी ने हमेशा जिस तरह से गए 10 साल से पावर का दुरुपयोग किया है, केंद्र हो या राज्य की सरकार ने हो, उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता इनको
महाराष्ट्र से तड़ीपार बीजेपी को करेंगी, इस तरह का आज पूरा क्लाइमेट है। जी, बहुत सारे, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि ईडी का और सीबीआई का या दूसरी एजेंसीज का इस्तेमाल किया, कांग्रेस के भी बहुत सारे लीडर्स टूट करके गए हैं, उन वो भी उसी दबाव में थे क्या? चीफ मिनिस्टर भी ऐसे बड़े लीडर थे? वो तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा, उसका फ़ायदा ही हुआ। जहाँ हम लॉस में जाती थी सीट, वहाँ पे हम जीते। कांग्रेस की सीट नांदेड़ में वो थे तो हम हारते थे, और शक्कर कारखाने नाम से उसको 150 करोड़ रुपया अपने घर में लेके गए, सरकार की तिजोरी का। तो जो जाता है वो अच्छा ही है। कांग्रेस में खुद हमारे राहुल जी कहते हैं कि जितना कचरा साफ होता है होने दो, जो डरने वाले हैं वो चले जाए, जाने दो। ये बताइए साहब, एक बड़ा मसला यहाँ पर हमने देखा था लोकसभा इंतखाबात में, वैसी कुछ शिकायतें अभी भी आई, और वो है मुस्लिम तबके की कि उनको टिकट्स जो है लोकसभा में तो दिए ही नहीं गए थे, नाराज़गी भी आई थी। अभी भी मतलब जो है उनकी जो आबादी के लिहाज से बहुत कम टिकट दिए गए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? और ये नाराज़गी क्या मतलब ख़त्म हो गई है या फिर चल रही है? देखो, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि कुछ लीडराना जो है, जो बीजेपी से संपर्क रखते हैं, ऐसे है पार्टी में आपके? हमारे पार्टी में नहीं, बीजेपी के पास भी कुछ मुस्लिम लोगों को उन लोगों ने संभाल के रखा है, और एक मोमेंट डाली जाती है, और उस आधार पे मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया, ये किया। अब मुस्लिम को टिकट दिया तो मोदी आके यहाँ पे बात करता है कि ये लोग मुस्लिम पार्टी हो गई। इस तरह की बातें चलती है क्योंकि राजनीति है। लेकिन आम मुस्लिम जो है वो कांग्रेस के साथ है, महाविकास आघाड़ी के साथ है, और जिस तरह जो मुस्लिम को इस देश से भगाने की सोचते हैं, उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लगाने का काम ये लोग करते हैं। आपको एक उदाहरण के लिए बात बता रहा हूँ कि नवाब मलिक हमारे सरकार में, महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री थे। दाऊद से उनका जमीन का, उनके बहन से कुछ डील हुआ था, और उस आधार पर यही बीजेपी ने दाऊद जैसे आतंकवादी के साथ, ये नवाब मलिक का संबंध है, इनसे आर्थिक उन लोगों ने व्यवहार किया है, उस आधार पे इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया, उसको जेल में डाले। जैसे अजित पवार इनके अलायंस में गए, 70,000 करोड़ रुपए का आरोप करने वाले मोदी जी ने किया भोपाल में, फिर बाद में 4 दिन के बाद वो उनके सरकार में मंत्री बन गए, डीसीएम बन गए, डिप्टी सीएम बन गए, और नवाब मलिक को जेल से रिहा करने की कोशिश हुई, वो रिहा हुए। आज वही नवाब मलिक, ये भाजपा जिस दाऊद की आतंकवाद की बात करते हैं, उससे संबंधित रहने वाले नवाब मलिक को इन लोगों ने इनके महाविकास आघाड़ी में टिकट दिया, इनके महायुति में टिकट दिया। तो बीजेपी की जो सोच है, हमारे तरफ है मुस्लिम, वो आतंकवादी, और इनके साथ आया कि वो मशीन में धुल गया मोदी के सारे दाग साफ। तो धर्म के आधार पर जिस तरह से राजनीति बीजेपी हमेशा करती आई है, कांग्रेस कभी नहीं करती है। जहाँ जहाँ हमारा मेरिट था, वहाँ हमने मुस्लिमों को टिकट दिया। मुंबई जैसे शहर में हम लोगों ने 3 से 4 जगह मुस्लिम को टिकट दी, मराठवाड़ा में भी टिकट दिया, विदर्भ में भी टिकट दिया। जहाँ जहाँ हमारे, क्योंकि हम सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं चाहते कि भाई इतने मुस्लिम को टिकट दिया, जहाँ जहाँ मुस्लिम हमारा चुन के आ सकता है, वहाँ वहाँ हमने टिकट दी है, और सभी मुस्लिम हमारे चुन के आएंगे। कांग्रेस ये इल्ज़ाम लगाती है कि एआईएमआईएम जो है वो बी पार्टी है बीजेपी की, और एआईएमआईएम जो है यहाँ पर ताल ठोके हुए है, और ऐसा लोग कह रहे हैं, कांग्रेस भी ऐसा कहती है कि वो वही ज़बान बोल रहे हैं जो बीजेपी के लीडर्स बोलते हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप इसको? हमने कभी भी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की। बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति करती है, जिसका नाम लिया वो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, उनका विजन तो वही है, सिंगल विजन है। कांग्रेस ने इस तरह की कभी बातें नहीं की। अब कौन किसके लिए खड़ा होता है, आपने सवाल खड़ा किया, आपने भी कभी कभी आपसे बातें होती है, कई मुस्लिम भी बात करते कि ये बीजेपी का बी है, तो हमने किसी पे एलिगेशन लगाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। खुद मुस्लिम भी इस बात को समझ चुका है, और इसलिए आपने देखा होगा कि ये अभी जो पार्लियामेंट की इलेक्शन हुआ, उनको जो रिस्पांस मिलना चाहिए था नहीं मिला। हमने कई जगह में तो
आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के जो हमारा मुस्लिम एरिया है वहाँ 100% वोटिंग हुआ। नांदेड़ में तो आपने देखा होगा कि देगलूर नाका और ये बेल्ट में कम से कम 7-8 बूथ पे 100% वोटिंग हुआ। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। तो मेरा ये कहना है कि हम किसी पे एलिगेशन लगाते नहीं कि वो कौन से किसको सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसको क्या करना है वो करे, लेकिन पब्लिक ये समझती है। पब्लिक बहुत समझदार है महाराष्ट्र की, और इस बार भी अगर वैसा खेला खेला गया है तो खेले को भी लोग समझेंगे और उस खेले को ख़त्म करेंगे और महाविकास आघाड़ी के साथ पूरा मुस्लिम खड़ा होगा। ये बताइए, चैलेंज कौन से बड़े मानते हैं आप? ये जो पॉलिटिक्स है मज़हब की, वो बड़ा चैलेंज है आपके सामने, या फिर एक और बड़ा मसला यहाँ पर है, वो है जो हर चुनाव के वक्त हर स्टेट में देखा जाता है, वो है निर्दलीय कह लीजिए या फिर बागी लीडर्स या बागी उम्मीदवार। उनको कितना बड़ा चैलेंज आप मान रहे हैं? नुकसान पहुँचाते हैं बागी? देखो, हम महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं होगा, बागियों का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है महाराष्ट्र को बचाना, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र को बेचा जा रहा है गुजरात को, महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी गुजरात ले जाने का काम जो शुरू हुआ है, जो बुलेट ट्रेन के नाम से महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है, महाराष्ट्र के लोगों की ज़मीनें हड़पी जा रही है, आदिवासी को उसको पूरा भूमिहीन किया जा रहा है। किसानों की जो परिस्थितियाँ वो भयानक है। महाराष्ट्र में बेरोजगारी हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है, और महंगाई हमारे सबसे बड़ा हमारे साथ सामने प्रश्न है। तो हमारे लिए वो चैलेंज है कि लोगों को हम जस्टिस कैसा दें, क्योंकि और महाराष्ट्र को बचाना ये हमारा और हमारे राज्य के जो भी हमारे भगवान हैं, जिसको हम छत्रपति शिवाजी महाराज हो या शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा हो, इस सब विचारधारा को बीजेपी जिस तरह से ख़त्म करना चाहती है वो बचाना हमारे लिए चैलेंज है, और उस तरह हम ध्यान देते। इस तरह से बीजेपी ने किसी इंडिपेंडेंट को खड़ा किया, कोई जातिवादी पार्टियों को खड़ा कर दिया वोट विभाजन के लिए, वो हमारा चैलेंज नहीं है। आपको कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमारे लिए कोई बड़ी चैलेंज नहीं। महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है, वो उसका निर्णय लोग जनता लेंगी, लोग समझती है। हम लोगों के प्रश्न जिस तरह से राज्य में अभी आपके मालूमात के लिए बता रहा हूँ, आपका नेशनल चैनल है, 10 लाख करोड़ का कर्जा ये एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार ने महाराष्ट्र पे करके रखा है, और ये सब पैसा रोड बनाने में, सीमेंट खाने में, डांबर खाने में, उसमें इन लोगों ने भ्रष्टाचार करने के लिए वो खर्चा किया। आपको एक समृद्धि मार्ग है मुंबई से नागपुर तक का, उस मार्ग में रोज एक दिन के आड़ एक एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग मरे हैं, कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो उसमें कितना करप्शन हुआ होगा। सीधा रोड है, बोलता है नींद लगती है उसमें करके लोगों का एक्सीडेंट होता है। अब दुनिया में कई रोड है कि सीधे तो वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होते, वो करप्शन रास्ते में किया गया है। टायर फटने से उसमें जो केमिकल्स डालने चाहिए थे वो महंगे हैं, उसके एस्टिमेट में प्रोविजन किया गया था, लेकिन उसमें वो पैसा खाने के चक्कर में, भ्रष्टाचार करने के चक्कर में डाला नहीं, स्लैब डाल दिया। तो स्लैब वो गाड़ी जाती है, टायर गर्म हो जाता है, टायर फट जाते हैं, वहाँ एक्सीडेंट हो रहे। तो मेरा ये कहना है कि हमारे सामने राज्य पे जो कर्जा लाद के रखा और जो महंगाई बढ़ती जा रही है, और महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य कि राज्य में रिसोर्सेज बहुत है, हम अभी ये रिसोर्सेज बेचना भी चालू कर दिया। महाराष्ट्र की कई ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें इन लोगों ने मुट्ठी भर उद्योगपति को बेचने का काम शुरू कर दिया है। तो मैंने इसलिए शुरुआत में कहा कि महाराष्ट्र को बचाना ही, इंडस्ट्रीज गुजरात भेजते तक ही नहीं रुके। और मैंने जब भी कहा कि अमित शाह और मोदी महाराष्ट्र को एटीएम बना के रखा है, और जिस तरह से महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है, अब वो कदापि महाराष्ट्र की जनता नहीं होने देंगे, और महाराष्ट्र की जनता भी नहीं होने देगी। आखिरी के 2 सवाल, उनमें से पहला ये है कि अभी जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने कहा कि ऐसे वादे मत कीजिए वो जो बाद में आकर के आपके ऊपर ही उल्टा साबित हो जाए या बोझ पड़ जाए, आर्थिक बोझ पड़ जाए। आपने कहा कि 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है इस सूबे के ऊपर। हम सुन रहे थे जब आपकी तकरीर, तो आप कह रहे थे कि अगर वो 1000 या 1500 रुपये दे रहे तो हम 3000 रुपये देंगे, लाडली बहना और तमाम जो गरीबों को पैसा दिया जाता है। तो इससे तो और कर्ज बढ़ेगा, इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा, मतलब जो है रियासत के ऊपर, सूबे के ऊपर। ये जो फ्री बीज का जो एक चलन आ गया है, मतलब ख़ास तौर से दिल्ली से ये शुरुआत हुई इसकी, आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा मतलब
आर्थिक तौर पर अगर इसको देखें, ये मुश्किल है किसी सूबे के लिए? हमारे सूबे के लिए तो मुश्किल नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस है। और जिस तरह से मुट्ठी भर उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने का जो काम राज्य की सरकार करती है, वही पैसा हम गरीबों को देंगे, जरूरतमंद को देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ गया? और जो करप्शन बढ़ा के रखा है वो करप्शन हम रोक देंगे। हमारे राज्य में रिसोर्सेज है, हम रिसोर्सेज को खड़ा करेंगे और राज्य को कर्जे के बाहर भी लाएंगे और राज्य खड़ा करेंगे। हमें कांग्रेस को हमेशा आदत है, जो बीजेपी लूटपाट कर कर महाराष्ट्र राज्य को बर्बाद करती है, और कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसको और खड़ा करने का काम करती है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि महाराष्ट्र के लिए कोई नहीं है। और ये सब बातों का डिस्कशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के सामने भी हुआ, और फिर ये सब हम लोगों ने उसमें का रास्ता बनाया। और स्वाभाविक है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी गरीबों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, तो इस आधार पर निर्णय लिया। और राज्य का वो निर्णय लेने के समय हमने बराबर है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, तो हमने उसी आधार पर डिसीजन लिया है। हमने कोई राज्य में कर्जा बढ़े, सूबे में कर्जा बढ़े, इस तरह का नहीं, हम संभाल के पूरा राज्य को खड़ा करें। एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से बयानबाजियों की, बहुत सारी ऐसी बयानबाजी है जिनकी शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुई है, मतलब इसी रियासत से हुई है, इसी सूबे से हुई है। एक तकरीर में सुन रहा था, एक लीडर कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है, महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार बनती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो बयानबाजी करके देश का माहौल या रियासत का माहौल, सूबे का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं और लोगों को धर्म में बांटने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जो कानूनी व्यवस्था बिगाड़ना चाहते, धर्म में लोगों को लड़ाना चाहते, ऐसे लोगों को कतई माफ नहीं किया जा सकता है। और ये हमारा संविधान कहता है, उसके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र एक समता का वैचारिक राज्य है, शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा वही है। अगर इस राज्य में कोई ये मुस्लिम है, या कोई बौद्ध है, या कोई आदिवासी है, या वो बैकवर्ड है, या मराठा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे हम सब एक हैं और सबको जीने का अधिकार है, सबको सुरक्षा चाहिए, सबको आज़ादी से जीने का अधिकार है। महाराष्ट्र में आज डर का बात फैली हुई है। महाराष्ट्र में ड्रग्स मुंद्रा से लाकर यहाँ की युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है गुजरात से। तो मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र में जो कोई ऐसी गलत कोई बात करेगा और गलत चीज़ें करेगा, उसको छोड़ा ही नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ाई से कार्रवाई की जाएंगी। ये कानून का राज्य है, कोई यहाँ पर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, कोई भी हो, फिर कितना भी बड़ा आदमी हो। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।